Hi, I'm Kokila and welcome to my channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. तो आज हम आर्टिकल्स के रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी आर्टिकल्स के 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो आज हम आगे के रूल्स डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक के रूल्स डिस्कस कर लिए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे हम अभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो इनडेफिनिट आर्टिकल जो हैं आपके, ये प्रोफेशंस एंड जॉब्स के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। प्रोफेशंस जैसे टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर एट्सेट्रा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी के प्रोफेशन या उनके जॉब के बारे में बात करो तो आप वहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करोगे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, हर मदर इज अ टीचर। ओके, तो यहाँ पे हमने टीचर के पहले अ लगाया है बिकॉज टीचर इज अ प्रोफेशन। ऑलराइट, ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर भी जो है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, है ना, या फिर ऑक्यूपेशन। किसी के ऑक्यूपेशन के बारे में बात हो रही है कि आप करते क्या हो, सो ही इज एन इंजीनियर। ऑलराइट, नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रोफेशन और पोस्ट में कंफ्यूज ना हो। ओके, प्रोफेशन जो है ये आपके जॉब के बारे में बताता है और पोस्ट जो है ये आपकी रैंक या फिर टाइटल को बताता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, है ना, तो आपको पता है कि मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, और इस ऑर्गेनाइजेशन की मैं सीईओ हूँ। और सीईओ जो है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट और एन इम्पॉर्टेंट रैंक गिवन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे हम द लगाते हैं। इस रूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखो कि जब प्रोफेशन की बात होती है उसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं जैसे ए और एन, और हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्रोफेशन को हम रैंक या पोस्ट से कंफ्यूज ना करें। ओके, सो द नेक्स्ट रूल इज इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन। सेंस ऑफ वन से यहाँ का क्या मतलब है? तो अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो नंबर में वन है, उसका उस सेंटेंस से एक सेंस निकल के आ रहा है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो एक है, वन है, वहां पे आप ए या एन लगाते हो। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आई एट एन एप्पल, तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है? एप्पल वन के सेंस में है, मैं एक एप्पल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ हम ए या एन लगाएंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि एप्पल जब आप बोलते हो तो एक वावल साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आप यहाँ पे एन एप्पल लगाओगे। ओके, सी, जब मैं बोलूं आई एट एन एप्पल, तो यहाँ पे वन सिंगल एप्पल की बात हो रही है ना। तो अगर मैं बोलती हूँ आई हैव कार, एक कार है, वन कार, है ना, आई हैव वन कार, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आई हैव अ कार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंस आ रहा है ये वन का सेंस है। ओके,
नाउ अब्रिविएशंस, अब्रिविएशंस क्या होते हैं? तो अगर कोई वर्ड है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो उसे अब्रिविएशन कहते हैं। अब्रिविएशन जो है इसका एक टाइप है एक्रोनिम। वन सेकेंड, यस। सो अब्रिविएशन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी वर्ड के शॉर्ट फॉर्म को आप अब्रिविएशन बोलते हो, और अब्रिविएशन का एक टाइप होता है जिसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो एक्रोनिम क्या होता है? तो अगर मैं बोलूं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना? तो अगर मैं बोलूं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी, तो इस इस पूरे वर्ड के जो फर्स्ट लेटर्स हैं, अगर मैं इनको एक जगह रख लूं MLA, तो हमारा एक एक्रोनिम बन जाता है। ओके, तो वो शॉर्ट फॉर्म्स जो आप किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर्स को जोड़कर बनाओ, दैट इज कॉल्ड एन एक्रोनिम। ऑलराइट, और एक्रोनिम्स के साथ भी हम ए या एन लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। ओके, जैसे ही इज एन MLA, he is an MLA. I saw a UFO. UFO भी एक एक्रोनिम है। ऑलराइट, तो यहाँ भी हम ए या एन लगाएंगे, और जब मैं UFO बोलती हूँ, साउंड क्या आ रहा है? यू का साउंड है, या फिर यू कुछ इस तरीके से भी बोलते हैं एक्रोनिम UFO। तो यहाँ हम डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन अ लगाएंगे। नाउ एक बार और सारे रूल्स को देख लेते हैं। तो अगर हम प्रोफेशंस और जॉब के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे ए या एन लगाते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे वन का सेंस आ रहा हो, वहाँ भी हम ए या एन लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। और जब हम अब्रिविएशंस के बारे में बात करते हैं या फिर एक्रोनिम के बारे में बात करते हैं, कोई एक्रोनिम होता है नाउन की जगह पे, वहाँ पे हम भी ए या एन लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी कि इनके आंसर्स क्या हैं। आई वॉन्ट टू बिकम डैश एस्ट्रोनॉट व्हेन आई ग्रो अप। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है, दिस इज अ प्रोफेशन, कोई रैंक या पोस्ट तो नहीं है एस्ट्रोनॉट, ये एक प्रोफेशन है। तो जैसा कि हमने पहले बोला था कि प्रोफेशन के साथ हम ए या एन लगाते हैं, और जब आप एस्ट्रोनॉट बोलते हो तो साउंड क्या आ रही है? एस्ट्रोनॉट, ए की साउंड आ रही है। सो वी विल राइट एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज वावल साउंड है यहाँ पे। नाउ दे हायर्ड डैश अकाउंटेंट फॉर द कंपनी, they hired dash accountant for the company. Now यहाँ पे जो अकाउंटेंट है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई रैंक नहीं है, इट इज अ प्रोफेशन, इट इज अ जॉब। So here we are going to write an accountant. Why? Because जब आप accountant बोलते हो sound vowel आती है। Alright? Now I have dash wound on my knee. Wound का मतलब क्या होता है? चोट। So I have dash wound on my knee. यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है कि मेरे नी पे एक चोट है। सेंस वन का आ रहा है, एक चोट है। So we are going to write I have a wound on my knee. Dash car of mine got stolen. Dash car
of mine got stolen. मेरी एक कार चोरी हो गई, है ना? तो यहाँ भी वन का सेंस है, एक कार, सिंगुलर है ये, वन कार. So we are going to write a car of mine got stolen. Next one, he works for dash FBI agent. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी एक्रोनिम के साथ हम ए या एन लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन. दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, है ना? FBI एजेंट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन. तो यहाँ हम अ लगाएंगे, ओके? क्योंकि जब आप FBI बोलते हो, सॉरी एन लगाएंगे, बिकॉज जब आप FBI बोलते हो, एफ ए एफ, दिस साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज अ वावल साउंड, एफ. So you will say he works for an FBI agent. All right. I am applying for dash MBA program. MBA program जो है, it is your singular countable noun plus MBA is an acronym and we are going to write I'm applying for a MBA program, an MBA program. All right, I am going to apply for an MBA program. Why? Because M, the sound that is being produced is M, which is again a vowel sound. All right. Now, let's look at the next rules. So, it says when verbs are used as noun. तो आप a और an को तब भी यूज करते हो जब इसके आगे के verbs जो हैं वो noun की तरह यूज किए जाएं. noun की तरह कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं. अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक. नाउ वॉक जो है ये आपका वर्ब भी हो सकता है ना? वॉकिंग इज अ वर्ब. पर यहाँ पे हम वॉक को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, ओके? तो यहाँ पे हम अ लगा रहे हैं. आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक. नाउ इफ आई से आई विल सिट फॉर अ टेस्ट. किसी चीज को टेस्ट करना, टेस्टिंग समथिंग इज ऑल्सो अ वर्ब. लेकिन यहाँ पे टेस्ट के बारे में बात हो रही है. जब आप कहीं बैठकर टेस्ट देते हो, उस टेस्ट के बारे में बात हो रही है ना? तो यहाँ पे जो टेस्ट है दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन. सो आई एम, इफ आई से दैट आई विल सिट फॉर अ टेस्ट, मैं ये टेस्ट दूंगी या मैं ये टेस्ट में अपीयर करूंगी. सो यहाँ भी हम अ लगाएंगे, बिकॉज टेस्ट बोलते हैं तो ट का साउंड आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है. So we are going to say, I will sit for a test. Now, if I say his friends went for a drive without him. Drive, कार चलाना भी एक verb है ना? बट यहाँ पे ड्राइव की बात हो रही है जहाँ पे हम इसको नाउन की तरीके से देख रहे हैं, ओके? उसके फ्रेंड्स उसके बिना ड्राइव पे निकल गए. सो his friends went for a drive without him. क्यों? बिकॉज ड्राइव यहाँ पे नाउन है और ड्राइव जब आप बोलते हो तो ड का साउंड आता है विच इज अगेन अ कॉन्सोनेंट साउंड. सो वी आर गोइंग टू राइट अ ड्राइव, है ना? ओके, नेक्स्ट वन, बिफोर नॉन स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स. तो ए और एन को आप नॉन स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी यूज करते हो. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? तो कलेक्टिव नाउन्स किसी भी चीज के ग्रुप को जब एक नाम दे दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ फ्लावर्स.
ये आपका एक कलेक्टिव नाउन है। अ कॉलोनी ऑफ ants, this is also a collective noun. A herd of cattle, this is also a collective noun. तो ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी हम ए या एन का यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन। जैसे अगर मैं बोलूं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो हो सकता है कि सम ऑफ यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं यहाँ पे प्लेयर्स बोल रही हूँ, है ना। तो आप ये देखो कि जो टीम है, द टीम इज वन टीम। हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि टीम्स ऑफ प्लेयर्स। एक टीम है, भले ही उसमें 11 या 10 या 20 प्लेयर्स हों। सो इफ आई से अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे मैं एक सिंगल टीम के बारे में बात कर रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू राइट अ बिफोर द कलेक्टिव नाउन, है ना। तो मैं अ लगाऊंगी टीम ऑफ प्लेयर्स के पहले। सिमिलरली एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। एंथोलॉजी क्या होती है? तो अगर आप पोएम्स को एक कलेक्शन में लिख लो, एक बुक बना दो जहाँ पे पोएम्स की एक कलेक्शन हो जिसमें 100, 20 जितने भी आप कलेक्शंस ऐड कर दो उसमें, उसे हम एंथोलॉजी नाम देते हैं। सो एंथोलॉजी इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पे हम एन लगाएंगे, वाई? क्योंकि एंथोलॉजी में आ एन साउंड आ रहा है, और we are going to write an with it because it's a vowel sound. Okay, now a pair of socks. A pair of socks, जैसे हम यहाँ पे a pair of socks बोलते हैं क्योंकि socks जो है हमेशा जोड़ियों में होते हैं। ऑल राइट, socks जो है हमेशा जोड़ियों में होते हैं, तो we say a pair of socks. Similarly, scissors, आप scissor नहीं बोलते हो, आप scissors बोलते हो। क्यों? a pair of scissors, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, pair of scissors. So if I say a pair of rocks, pair क्या है यहाँ पे आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया pair of socks। जब आप pair बोलते हो तो प साउंड आता है, which is again a consonant sound. So I write a pair of socks. तो अब देख लेते हैं कि हमने इस पेज में कौन कौन से रूल्स देखे। तो ए और एन हम तब यूज करते हैं जब हम नाउन को, जब हम वर्ब को एक नाउन के तरीके से यूज करें। और ए और एन हम तब भी यूज करते हैं जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहे हो। ओके, ही गेव डैश पेंटिंग टू द गैलरी। ही गेव डैश पेंटिंग टू द गैलरी। अब कुछ लोगों को लगेगा कि पेंटिंग वर्ब है क्योंकि पेंट करना, है ना, एक एक्शन के बारे में बात हो रही है विच इज अ वर्ब। पर पेंटिंग जो है यहाँ पे ये नाउन है, एक पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। सो वी आर गोइंग टू राइट ही गेव अ पेंटिंग टू द गैलरी। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे सेंस ऑफ वन भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप श्योर हो कि यहाँ पे आप अ लगाओगे क्योंकि एक पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, प्लस ये जो वर्ब है ये नाउन के तरीके से यूज हो रहा है, तो यहाँ भी आप अ लगाओगे। ऑल राइट, नाउ शी वेंट आउट फॉर डैश रन बिफोर ब्रेकफास्ट। रनिंग इज ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है, रनिंग इज ऑल्सो अ वर्ब, पर यहाँ पे रन जो है एज अ नाउन यूज हो रहा है। वो एक दौड़ के लिए गई, है ना, ब्रेकफास्ट के पहले। शी वेंट फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट। सो we are going to write a before run. Now, they had dash fight over nothing. They had dash fight over nothing. Now ये जो fight है, लड़ाई, is also a noun. Usually verb के तरीके से लोग इसे देखते हैं, पर यहाँ पे इस context में this is a noun. So we are going to write they had a
fight over nothing. All right? Now, I took dash showering after the gym. Showering क्या है? It's not a noun. It's a verb. है ना? I took a showering after gym does not sound right. अगर मैं बोलूं I took a shower after gym तो ये करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे शावर एज अ नाउन यूज किया है मैंने. ओके, पर यहाँ पे इट्स अ वर्ब, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल ओवर हियर. नाउ वी हैड डैश मीटिंग. मीटिंग क्या है? मीटिंग इज अ वर्ब, पर यहाँ पे हम इसे नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं. मीटिंग, मैं मीटिंग में आई हूँ, है ना? दिस इज अ मीटिंग. वी हैड अ मीटिंग, हमने एक मीटिंग की. So it's a noun here, so we are going to write we had a meeting. He saw dash herd of cattle on the way. Herd of cattle क्या है यहाँ पे? It's a collective noun, है ना? So किसी specific herd of cattle के बारे में हम बात तो कर नहीं रहे हैं, है ना? तो अगर नॉन स्पेसिफिक है और कलेक्टिव नाउन है तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे, अ या फिर एन. पर यहाँ पे हर्ड है और हर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ह से हो रहा है. ये कॉन्सोनेंट है. सो वी आर गोइंग टू से ही सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल ऑन द वे. ऑलराइट. नाउ डैश juries in many countries are selected randomly. juries जो है, आप देखो juries क्या है? juries is not singular here. यहाँ पे आप प्लूरल जूरीज के बारे में बात कर रहे हो. अगर जूरी होता, है ना, तो यहाँ पे हम शायद आर्टिकल लगाते, ए और एन नहीं लगाते, बिकॉज दिस इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन. बट अगर हम इसे एज अ नाउन देखें, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन जूरी, तो जूरी के साथ आप लगा सकते हो ए और एन. बट जूरीज अगर है यहाँ पे तो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी आर्टिकल ओवर हियर. ऑलराइट. नाउ I saw dash bunch of grapes on the table. I saw dash bunch of grapes on the table. Now bunch of grapes जो है आपका, bunch of grapes, this is also a collective noun. So we are going to write I saw a bunch of grapes on the table. Okay. Now तो इसके आगे जो रूल है इसे हम देखते हैं कि there are a few phrases in English language where we use a or an even if it is followed by an abstract or countable noun. तो ये जो रूल है, this is an exception. ठीक है. हमने पिछले स्लाइड्स में ये पढ़ा था कि ए और एन जो है आप उन नाउन्स के साथ लगाते हो जो सिंगल हो, काउंटेबल हो, नॉन स्पेसिफिक हो, है ना. काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन लगाते थे. पर ये रूल जो है ये एक एक्सेप्शन है. यहाँ पे कुछ फ्यू फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके साथ आप ए और एन नहीं लगाते हो, सॉरी, ए और एन लगाते हो इवन इफ वो किसी एब्स्ट्रैक्ट या काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को फॉलो कर रही हो. एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन जैसे हरी, नटशेल,
वो नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स फर्स्ट। सो इन अ हरी, इन अ हरी इंग्लिश लैंग्वेज का फ्रेज है, ठीक है। और ये एक ऐसा फ्रेज है जिसमें हरी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। हरी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमने पहले पढ़ा था कि अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ हम ए और एन नहीं लगाते हैं, पर यहाँ पे आप देखो हमने अ हरी लगाया है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो इन अ हरी इज अ फ्रेज और इसका मतलब होता है जल्दी में होना। तो अगर एक मैं कोई सेंटेंस बोलूं, शी लेफ्ट द हाउस इन अ हरी एंड फॉरगॉट द कीज, तो यहाँ पे आप देखो इन अ हरी यूज कर रहे हैं हम, इवन दो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू लर्न दिस, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी है, सम थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड और यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला कोई रूल नहीं लगा सकते। दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन और आपको ये याद करना पड़ेगा। सिमिलरली इन अ नटशेल, इन अ नटशेल भी एक फ्रेज है। इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू गिव अ शॉर्ट समरी ऑफ समथिंग। तो इन अ नटशेल हम तब बोलते हैं जब हम यूजुअली बोले कि किसी चीज को हम शॉर्ट इजी वे में समराइज कर दें। जैसे द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक इन अ नटशेल, टीचर ने इस टॉपिक को इन अ नटशेल एक्सप्लेन कर दिया। इन अ नटशेल कैसे? अ शॉर्ट समराइज्ड वे, ठीक है। तो टीचर ने इस टॉपिक को शॉर्ट एंड समराइज्ड वे में एक्सप्लेन कर दिया। समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर यू गाइज, बट yeah, you will be the judge for that, okay? If I am able to explain things to you in an easy summarized way or not, so let me know in the comments, okay? And let's sorry, let's move forward. So the next phrase is a short while ago, a short while ago। अ शॉर्ट वाइल अगो का क्या मतलब होता है? अभी से, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट से कुछ ही देर पहले। आई स्पोक टू हिम अ शॉर्ट वाइल अगो, मैंने उससे कुछ ही मोमेंट्स पहले बात की है। ऑलराइट, टेक अ लाइकिंग, जब आप किसी चीज को लाइक करने लगते हो तो आप ये फ्रेज यूज करते हो, आई एम टेकिंग अ लाइकिंग टू दिस, ओके। द डॉग टुक अ लाइकिंग टू द न्यू गेस्ट, तो जो डॉग है उसको न्यू गेस्ट पसंद आ गया। द नेक्स्ट फ्रेज इज अ पिटी, जब आप किसी सैड और अनफॉर्चुनेट इवेंट को के बारे में बात करते हो तो बोलते हो आह, दैट इज सच अ पिटी। जैसे इट्स अ पिटी यू कुडंट कम फॉर द पार्टी, ये बहुत सैड बात है कि तुम पार्टी में नहीं आ सके। ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेज इज अ स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो क्या होता है? तो स्टोन्स थ्रो एक ऐसा फ्रेज है जो बताता है कि कोई चीज आपसे बहुत कम डिस्टेंस दूर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द कैफे इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। नाउ टेल अ लाई, टेल अ लाई इज ऑल्सो अ फ्रेज। इसमें आप, इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है नोइंगली, जानबूझकर। सो शी हैज नेवर टोल्ड अ लाई इन हर लाइफ। ऐसे और भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं एंड यू हैव टू लर्न दीज फ्रेजेस, क्योंकि यहाँ पे कोई आप रूल या फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज इज ट्रिकी लाइक दैट, तो ये एक्सेप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। नाउ देर आर ऑल्सो सम एक्सेप्शंस जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर, ताकि चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। आई नो ये एक्सेप्शंस पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
बिकॉज आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, और आगे भी 2 एक्सेप्शंस हैं जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो until then, see you next time. Bye.